जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश सलाम इंडिया में आज हम आपको एक ऐसी संस्था से मिलाते हैं जिसका मंत्र है सेवा परमो धर्मः। इस अस्पताल का नाम है NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। कोरोना महामारी के संकट में इस अस्पताल ने कई कोरोना मरीजों को नई जिंदगी दी है। 2011 में 56 बिस्तरों से शुरुआत हुई थी। एक वो दौर था, एक आज का दौर है। इस अस्पताल में आज 256 बेड की क्षमता है। रायपुर में मौजूद NHMMI नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मध्य भारत के अग्रणी अस्पतालों में बन गया है। इस उपलब्धि के पीछे अस्पताल के डॉक्टरों की कड़ी मेहनत और मरीजों से बेहतर व्यवहार है। NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दिल की बीमारियों, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक समेत कई तरह की बीमारियों में बेहतर इलाज की सुविधाएं दे रहा है। 1,26,000 स्क्वायर फीट में बना NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 3 एकड़ में फैला हुआ है। कोरोना काल में इस अस्पताल के कुशल डॉक्टर्स ने छत्तीसगढ़ और आसपास के राज्यों के मरीजों का इलाज किया है, जिसकी हर किसी ने सराहना की है। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जो शख्सियत दिख रही है, ये हैं डॉक्टर JP यादव, जो सीनियर कंसल्टेंट हैं एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर मामलों के। JP यादव जी, सबसे पहले हमारी टीम आपको सलाम करती है, आपकी पूरी टीम को, आपके प्रबंधन को, जिस तरह से इस कोरोना काल में आपने मानव धर्म निभाते हुए कई मरीजों का इलाज किया, मुश्किल की इस घड़ी में साथ दिया। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि मार्च 2020 उससे पहले चिकित्सा व्यवस्थाओं पर उतना दबाव नहीं था जितना आज के दौर में है। पहली लहर, दूसरी लहर, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, तमाम तरह की बीमारियों ने मरीजों को घेर लिया है और इस वक्त मानवता का धर्म सर्वोपरि है और इसी मानवता का धर्म आपकी संस्था, आपका जो पूरा प्रबंधन है, वो बखूबी निभा रहा है। JP यादव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी। JP यादव जी, यही मेरा आपसे सवाल था कि ये पहली लहर, दूसरी लहर और मरीजों की दिक्कतों को सामने रखते हुए कैसे आपके प्रबंधन ने इंतजाम किए बेहतर तरीके से, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर बहुत ज्यादा दबाव है। जी। जैसे ही पहली लहर आई, हमारे हॉस्पिटल प्रबंधन ने पहले मीटिंग की, सभी डॉक्टरों को बुलाया था, आह्वान किया था और सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के साथ मिलके फिर उसकी रणनीति बनाई गई थी। हमें कोरोना वार्ड में कितने मरीज, वार्ड में बेडों की उपलब्धता, ICU में बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन की क्षमता, ये सब चीज़ों पर रणनीति बनाई गई थी और उसका कार्यान्वयन किया गया था। इस तरीके से एक रूपरेखा तैयार की गई थी और रणनीति के तहत कोरोना से लड़ने की पूरी तैयारी की गई थी। जी, डॉक्टर JP यादव जी, संसाधन होना अलग बात है, लेकिन संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना, सकारात्मक इस्तेमाल करना अलग बात है। ऐसे में आपके ऑर्गेनाइजेशन को किन किन दिक्कतों का, चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उससे पार पाने में आप कैसे कामयाब रहे? जी, संसाधनों में जैसे सबसे ज़्यादा किसी भी ICU बैकअप में, ICU मैनेजमेंट में जो दिक्कत आती है वो है मैन पावर। मैन पावर में नर्सिंग स्टाफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो नर्सिंग स्टाफ का, न्यू नर्सिंग स्टाफ का रिक्रूटमेंट किया गया। सीनियर नर्सिंग स्टाफ्स को, जो नए स्टाफ्स हैं उनको ट्रेन करके उनको रिक्रूट किया गया और जो पुराने स्टाफ्स थे उनको जो कई बार छोड़ के चले जाते हैं उनको दोबारा बुलाया गया और इस तरीके से मानव संसाधन को मैनेज किया गया। साथ में कुछ न्यू एरियाज़ में बेड्स की उपलब्धता क्रिएट की गई, उन न्यू एरियाज़ को ICU में कन्वर्ट किया गया। ऑक्सीजन उपलब्धता हमारे यहाँ पे उतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन का टैंक है, बट फिर भी ये सब चीज़ों के लिए मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा पहले से ही प्रोएक्टिव एक्शन लिया गया था और फिर मोस्टली हमें फर्स्ट वेव में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई और सेकेंड वेव में भी हम काफ़ी अच्छा स्मूथ काम कर पाए। जी, डॉक्टर यादव, NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ये सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं है, एक उम्मीद है, एक आशा है उन मरीजों के लिए जो इस कोरोना काल में तमाम तरह की मुश्किलों में घिरे।
और सिर्फ कोरोना नहीं बल्कि और भी कई ऐसे मरीज जो अलग अलग बीमारियों से परेशान थे, त्रस्त थे, इस अस्पताल में पहुंचकर उनका बेहतर तरीके से इलाज हो सका। कैसे भरोसा आप जगाने में कामयाब रहे? क्योंकि अक्सर खबरें आती हैं कि अस्पताल में मरीजों का सही तरीके से इलाज नहीं हो रहा है या फिर उन्हें दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन NHMMI इन सभी अस्पतालों से अलग रहा और उसने अपनी दिशा में काम करते हुए मरीजों का बेहतर तरीके से इलाज करने में कामयाबी हासिल की। जी, यहाँ पे हमारा जो मेन लक्ष्य होता है, किसी भी मरीज को उसके हैसियत के हिसाब से, उसकी आमदनी के हिसाब से वर्ल्ड लेवल की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उसके तहत में हम लोग काम करते हैं और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ को हम अफोर्डेबल रेट्स पे उपलब्ध करवाते हैं। तो ये इसका असर ये होता है कि आपकी पेशेंट्स संतुष्ट होते हैं और वो यह संतुष्टि औरों को जाहिर करते हैं, औरों से शेयर करते हैं। इस तरीके से ये आपकी ऑटो पब्लिसिटी हो जाती है और इस चीज़ पे हम कायम रहते हैं। हम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ को मेंटेन करते हैं और कभी भी अपने क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। जी डॉक्टर यादव, 2011 एक नई शुरुआत हुई थी और अब 2021 10 साल हो गए। ये वक्त अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है और इतने लंबे वक्त में इस अस्पताल ने जो सफ़र तय किया है वो भी अपने आप में सराहनीय है। कौन कौन से अहम पड़ाव रहे इन 10 सालों में जिस पर पार करते हुए ये अस्पताल मरीजों को बेहतर सेवा देने में कामयाब रहा? नारायणा हृदयालय बेसिकली कार्डियक केसेस के लिए फेमस था, पर हमने रायपुर में जब ये सेंटर चालू किया तो हमने कार्डियक केसेस के अलावा और स्पेशलिटीज़ पे फोकस किया। ख़ास तौर से न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी हमारे इनिशियल टाइम बहुत ज़्यादा फेमस स्पेशलिटीज़ थी। इनके साथ साथ में हमने और मल्टी स्पेशलिटी फोकस करते हुए धीरे से फिर किडनी ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया। फिर रिसेंट में कैंसर केसेस की सर्च को देखते हुए हमने रिसेंटली कैंसर पेशेंट्स के लिए भी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं और पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वर्ल्ड क्लास कैंसर ट्रीटमेंट के लिए अपने आप को तैयार किया है। इस तरीके से पिछले 10 सालों में हम अपने आप को एक कार्डियक सेंटर से लेके मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तक ले आए हैं, जो सब प्रकार की सुविधाएं देने में अब समर्थ हो गया है। जी सर, आपके हॉस्पिटल के बारे में ये भी कहा जाता है कि अफोर्डेबल प्राइस, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे कार्यक्रम की शुरुआत में, अफोर्डेबल प्राइस और क्वालिटी हेल्थ केयर, इसके लिए आपके प्रबंधन ने क्या क्या अहम फैसले लिए और जो मुश्किलें आईं उसके तहत क्या क्या बदलाव भी वक्त के साथ आपके प्रबंधन ने किए? छत्तीसगढ़ बेसिकली कृषि प्रधान स्टेट है और यहाँ की जनता भी आमतौर पर फाइनेंशियली थोड़ी सी पुअर रहती है। तो इसको देखते हुए हमारे मैनेजमेंट ने फोकस किया कि हमें अफोर्डेबल रेंज पे उनको सुविधाएं उपलब्ध करानी है। तो जो भी मेडिसिन्स हैं उस पर हम इनहेरेंटली 20% डिस्काउंट देते हैं। इसके अलावा बाकी सब जो कॉस्ट ऑफ बेड है, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, ये अन्य उपलब्ध हॉस्पिटल्स के तुलना में काफ़ी कम होता है और इस तरीके से हम टोटल खर्च मरीज का काफ़ी कम कर पाते हैं। सर, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स, इसकी बात का मैं जिक्र करना चाहूँगा कि इक्विपमेंट्स बहुत बड़ा एक शस्त्र है डॉक्टर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए। जब मरीज़ का बेहतर इलाज करने की बात हो, अक्सर हम देखते हैं कि इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं और उसके बाद मरीज़ इधर उधर भटकने के लिए मजबूर होते हैं। इसके लिए आपके अस्पताल में NHMMI की बात करूं तो क्या क्या खास बातें हैं जो इससे और अस्पतालों से अलग बनाती है? हमारे हॉस्पिटल का सेंट्रल बाइंग बेंगलोर से कंट्रोल होता है। तो हमारे पास में वर्ल्ड क्लास की जो इक्विपमेंट्स रहती हैं एट अफोर्डेबल कॉस्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम राउंड द क्लॉक अवेलेबल रहती है। और चूँकि इनके ऑल ओवर इंडिया में हमारी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो इसकी वजह से भी हम एक जगह की खपत को दूसरी जगह से कंपनसेट करके कीमतों को काफ़ी कुछ हद तक रेगुलेट कर पाते हैं।
यही कारण है कि हमें कभी भी इक्विपमेंट्स की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डॉक्टर यादव, मेरा अगला सवाल मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। इस कोरोना काल में पहली लहर के दौरान जो तस्वीरें सामने आई थीं, उससे ज़्यादा खतरनाक और पीड़ादायक तस्वीरें दूसरी लहर के दौरान सामने आई, जब कोरोना के मरीज़ बेहतर इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे, उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। NHMMI ऐसे मरीजों के लिए कैसे मददगार साबित हो पाया? क्या क्या उस दौरान कदम उठाए गए? क्योंकि अभी भी भले ही संक्रमण में कमी आ रही है, लेकिन मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए आपका अस्पताल क्या क्या कदम उठा रहा है? कोरोना पेशेंट्स के लिए स्पेशली हमने 25 बेड का आईसीयू तैयार किया हुआ है, और जब कोरोना की दूसरी पीक चल रही थी, लहर चल रही थी, तो हमने एक्स्ट्रा बेड्स भी क्रिएट किए हुए थे। इस तरीके से हम सभी पेशेंट्स को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे थे। हमने कोविड केयर टीम बनाई थी, जिसमें एक पल्मोलॉजिस्ट, 2 पल्मोलॉजिस्ट, 2 मेडिसिन फिजिशियंस, 2 क्रिटिकल केयर फिजिशियंस इन्वॉल्व थे, और हम आपस में डिस्कशन करके पेशेंट्स का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर्मुलेट करते थे और उसको एग्जीक्यूट करते थे। और कॉस्ट भी हम लोगों का काफ़ी हद तक और अस्पतालों की तुलना में काफ़ी कम होता था। तो इस तरीके से पेशेंट्स को एक अफोर्डेबल रेंज पे, अफोर्डेबल प्राइस पे अच्छी सुविधाएं मिल जाती थी। और साथ ही एक अहम मुद्दा होता है जो पेशेंट्स का कोरोना काल में जो पेशेंट्स की अफेक्शन से रिलेटिव्स अफेक्ट होते हैं, तो उनको काउंसलिंग करने का। काउंसलिंग के दौरान हम पेशेंट्स की डेली अपडेट करते हुए पेशेंट्स के कंडीशन के बारे में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हुए हैं, और उनको जो भी ट्रीटमेंट लाइन प्रोटोकॉल्स में चेंज हो रहे हैं और डेली अपडेट्स हो रहे हैं, जो सुधार हो रहा है, उसके बारे में अपडेट करते रहते हैं। इस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि उनको काफ़ी हद तक उनका स्ट्रेस कम कर सकें। डॉक्टर यादव, आपने जो बात बताई उसके लिए मैं एक बार फिर से आपको सलाम करता हूं कि सिर्फ बेहतर इलाज ही नहीं, बल्कि बेहतर रिश्ता कायम करते हुए जो भी मानसिक तौर पर पेशेंट्स डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, उनको भी आप हौसला देते हैं, और उस हौसले के बलबूते मरीज़ सिर्फ इलाज ही करवाने में सफल नहीं होते हैं, बल्कि घर जाते हैं तो उनके जहन में बात रहती है कि हाँ, आने वाले दिनों के लिए हमें एक हौसला मिला है, हमें हिम्मत मिली है। अब मैं बात करता हूँ डॉक्टर यादव, आपके टीम के हौसले की, आपके टीम के जज्बे की। इस कोरोना काल में वो परिस्थितियां नहीं थीं जो पहले आसानी से डॉक्टर इलाज भी कर लिया करते थे और अपने घर भी चले जाते थे, लेकिन ठीक इसके उलट इस कोरोना काल में हम एक ऐसी तस्वीर देख रहे हैं डॉक्टर्स की, जो निराशा के भाव में लगातार आशा की किरण जगा रहे हैं, आशा की लौ जगा रहे हैं, अपना घर भूल चुके हैं, अपना परिवार भूल चुके हैं, लेकिन ग्राउंड पर रहते हुए लगातार मरीजों की सेवा में तत्पर है। हाँ जी, कोविड आईसीयू में खास तौर से काम करते हुए सभी वर्कर्स को, नर्सिंग स्टाफ को, डॉक्टर को, सफाई कर्मचारियों को यह परेशानी तो रहती है, यह चिंता रहती है कि कहीं उनके थ्रू बीमारी उनके घर वालों को न मिल जाए। तो इस काल में सभी काबिल तारीफ काम किया है सबने, और इतना रिस्क उठाते हुए भी सबने मरीजों के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुझे खुद भी याद है कि पहली लहर के दौरान मैं अपने आप को बाकी अपने माता पिता और अपने बाकी घर वालों से अलग कर लिया था, और मैं अलग फ्लोर में रहता था। जी, वाकई में ये कहानियां हैं, और यही वजह है कि आपकी कहानियों के मद्देनज़र हम जनता तक ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, किस तरह से जिन्हें धरती का दूसरा भगवान कहा जाता है, वो मरीजों के बेहतर इलाज के लिए अपना घर भूल चुके हैं, अपने परिवार से कई महीनों से मिले भी नहीं हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी और जनता की सुरक्षा के लिए भी। डॉक्टर यादव, मेरा अगला सवाल आपसे है भावी योजनाओं को लेकर। जब भी एक अस्पताल लगातार अपने कदम बढ़ा रहा होता है मरीजों के बेहतर इलाज के लिए, तो उसकी भावी योजनाएं भी होती हैं। जैसे कि कैंसर रिसर्च के लिए भी ये जानकारी सामने आई थी कि आपका प्रबंधन अब जल्द ही कोई फैसला लेने जा रहा है, एक नई शुरुआत करने जा रहा है। हाँ,
हम कैंसर से रिलेटेड सारी सुविधाएं एक ही बिल्डिंग के अंदर मुहैया कराना चाहते हैं। इसके तहत जो भी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है हम जल्दी उपलब्ध कराने के बारे में प्रयास कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर यादव, मैं आपसे ये भी जानकारी लेना चाहूँगा कि अभी भी लोग जागरूक नहीं हैं वैक्सीनेशन को लेकर। कई लोग अभी भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, खासकर छत्तीसगढ़ के अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करते हैं तो ये मैसेज आप कन्वे करें, क्योंकि आप कोविड मरीजों का इलाज भी कर रहे हैं और सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि एक रिश्ता भी कायम कर रहे हैं। तो आपके द्वारा दिए गए संदेश का मैं यकीन से कह सकता हूं कि लोगों पर प्रभाव भी पड़ेगा, असर पड़ेगा और अपने पूरे परिवार का, खुद का वो जल्द ही वैक्सीनेशन कराएंगे और सहभागिता दिखाते हुए कोरोना से हम लड़ने में कामयाब रहेंगे। बिल्कुल, मैं वैक्सीनेशन की आई हाईली रिकमेंड वैक्सीनेशन। मैं चाहता हूं कि भारत के सभी नागरिक, इनफैक्ट दुनिया के सभी नागरिक अपने आप को वैक्सीन लगवा लें ताकि जल्द से जल्द हम इस कोरोना महामारी से अपना पीछा छुड़ा सकें। वैक्सीनेशन आपके शरीर में एंटीबॉडी बनने में मदद करेगा जिससे आप गंभीर इन्फेक्शन से बच सकते हैं और इस तरीके से आप अपनी और अपने परिवार वालों की जान को भी बचा सकते हैं। तो मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है कि आप सब वैक्सीनेशन के लिए अपने आप को अपनी बारी आने पर उपलब्ध कराएं और वैक्सीनेशन से ना घबराएं। वैक्सीनेशन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। मैंने 2 वैक्सीनेशन के शॉट्स लिए थे और मुझे कोई परेशानी नहीं हुई थी और अब मैं आईसीयू में बेहतर तरीके से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम कर पाता हूं क्योंकि आई एम फुली इम्यूनाइज्ड और मुझे कॉन्फिडेंस है कि मुझे सीवियर इन्फेक्शन होने की संभावना काफ़ी हद तक कम है। डॉक्टर यादव, मेरा परिवार है, आपका भी परिवार है, ठीक वैसे ही NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवार है। सर, इस कोरोना काल में यह भी देखने को मिला कि डॉक्टर्स भी बहुत मेंटल प्रेशर में हैं और जब मेंटल प्रेशर होता है तो उस प्रेशर से लड़ने के लिए आपकी टीम क्या बातें करती है एक दूसरे से, किस तरह सहयोग करती है? कई बार ऐसा भी होता होगा कि कोई मरीज जिसका सही तरीके से इलाज करने के बावजूद भी कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ गई जिससे मन दुखी भी होता है, परेशान भी होता है और प्रेशर लगातार बढ़ता चला जाता है। ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हुए आप क्या बातें करते हैं एक दूसरे से, कैसे एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं? जी, आईसीयू वैसे भी स्ट्रेसफुल वर्किंग एनवायरनमेंट वाली जगह होती है। कोविड के पहले भी आईसीयू में कई बार तमाम कोशिशों के बावजूद हम मरीजों को नहीं बचा पाते थे। इसमें जितने दुखी परिजन होते हैं उतने ही दुखी डॉक्टर भी होते हैं। कोविड में ये संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई और यह संख्या बहुत जल्दी घटित होने लगी। कोविड में हम बहुत ही कम समय में हमने बहुत सारे अपने प्रिय रिलेटिव्स को परेशान होते देखा, बहुत सारे पेशेंट्स को लूज़ होते हुए देखा है। अब किसी भी पेशेंट के डिटोरेट होने पे या उसका रिस्पांस पुअर आने पे हमें भी दुख होता है और इस चीज़ के लिए हम आपस में टीम बना के रखते हैं और पूरी टीम आपस में डेली बेसिस पे मीटिंग करती है, रिव्यू करती है, अपने प्रोटोकॉल्स को डेली बेसिस पे रिव्यू करती है कि हम इनकी बेहतरी के लिए और क्या कर सकते हैं। जो भी डिफरेंट ट्रायल्स वर्ल्ड में चल रहे हैं हम उनको पढ़ते हैं और हम अपना नॉलेज अप्लाई करते हुए और उन ट्रायल्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। पर वही है कि कई बार मरीज की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, कई बार बहुत लेट मरीज हमारे पास पहुंचता है। ऐसे केसेस में हम मरीज को तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं बचा पाते हैं। ऐसे केसेस में हम एक दूसरे से अपनी मतलब पीड़ा डिस्कस करके ही शेयर कर पाते हैं। ऐसा बोलते हैं कि आप अपनी अगर प्रॉब्लम शेयर करते हो तो वो थोड़ी कम हो जाती है। इस तरीके से ही हम शायद अपना थोड़ा सा स्ट्रेस कम कर पाते हैं। जी डॉक्टर यादव, कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस बहुत डरा रहा है। लोग घबरा भी रहे हैं, सहमे हुए भी हैं कि आखिर ये बला क्या है। इसको लेकर अलग अलग रिसर्च सामने आ रही है, अलग अलग जानकारियाँ सामने आ रही हैं। आपका हॉस्पिटल इसको लेकर किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहा है, किस तरह से इसके बेहतर इलाज के लिए काम कर रहा है? ब्लैक फंगस हमने देखा है कि ख़ास तौर से अभी कोविड के बाद से बहुत तेज़ी से उभर के एक बहुत ही भयंकर बीमारी के रूप में सामने आया है।
जो इसके ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस जो ब्लैक फंगस है, इस इन्फेक्शन के लिए जो पनपने के कारण हैं उसमें से एक मुख्य कारण होता है स्टेरॉइड्स की दवाइयों का प्रयोग। तो हमारी संस्था ने यह प्लान किया, हमारी कोविड टीम ने यह निर्णय लिया है कि हम स्टेरॉइड्स का जुडिशियस यूज़ करेंगे और मिनिमल यूज़ करेंगे। मतलब जब ज़रूरत होगी और मिनिमल जितनी ज़रूरत होगी उसी डोज में यूज़ करेंगे। इसके साथ ही हम डेली बेसिस पे पेशेंट्स को रिव्यू करते हैं ताकि उनमें अगर म्यूकरमाइकोसिस के कोई भी अर्ली साइंस आए, जैसे कि चेहरे पे कहीं पे झुनझुनी आना, नाक कान या मुंह से मवाद आना या रक्त बहना, अगर ऐसे कोई लक्षण दिखते हैं तो हम ENT और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इस विशेषज्ञों की सहायता लेकर उसकी रणनीति तैयार करते हैं। CT स्कैन वगैरह करवाते हैं और उनको पहले से एंटी फंगल दवाइयों पे प्रोफाइलेक्सिस पे भी रखा जाता है। यानी लगातार जागरूक कर रहे हैं और वाकई में अपने आप में एक सराहनीय कदम है। सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार और सकारात्मक फैसले वक्त के साथ ये बहुत जरूरी है और डॉक्टर JP यादव, आप और आपकी पूरी टीम इससे बखूबी अंजाम दे रही है। सर, कोरोना काल में गरीबों के मददगार बनने वालों का कर्ज समाज कभी नहीं उतार सकेगा, लेकिन हम इनका सम्मान करके दूसरे लोगों की मदद के लिए प्रेरित जरूर कर सकते हैं और इसीलिए जी मीडिया ऐसे योद्धाओं को सलाम करता है। डॉक्टर JP यादव, हम भी आपको सलाम करते हैं और GMPCG के इस मंच पर आपको सम्मानित करते हैं।